हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग कमाल कर जाते हैं और कुछ बस अपनी टू डू लिस्ट से ही जूझते रहते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो हम सब सुलझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है? कुछ लोग अपने लक्ष्यों को इतनी आसानी से हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस कह सकते हैं व्यस्त रहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। और आज की हमारी बातचीत शायद इसी गुत्थी का जवाब दे सकती है। हम ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब ईट दैट फ्रॉग के जो मूल विचार हैं उन्हें समझने वाले हैं। अच्छा। और ये किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये असल में उस एक चीज के बारे में है जो सफल लोगों को बाकियों से अलग करती है। और वो क्या है? सही काम पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। ईट दैट फ्रॉग यानी उस मेंढक को खा जाओ। ये ना मुझे याद है मार्क ट्वेन के एक बड़े मजेदार कथन से आता है। हाँ बिल्कुल, अगर आपका काम एक जिंदा मेंढक को खाना है तो सुबह सबसे पहले यही काम करना सबसे अच्छा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर यहाँ मेंढक का मतलब उस सबसे बड़े, सबसे जरूरी और अक्सर सबसे मुश्किल काम से है जिसे हम टालते रहते हैं। अच्छा, वो काम जैसे करने का बिल्कुल मन नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन हम जानते हैं कि उसे पूरा करने से हमारे जीवन या काम पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर पड़ेगा। और ट्रेसी का तर्क यही है कि इस मेंढक को पहचानना और उसे सबसे पहले निपटाना ही असाधारण उत्पादकता की कुंजी है। ठीक है, तो चलिए इस मानसिकता को समझते हैं। देखिए, टालमटोल की जड़ जो है वो अक्सर होती है अस्पष्टता। बिल्कुल। मतलब अगर हमें यही नहीं पता कि हमें ठीक ठीक करना क्या है तो शुरुआत करना ही लगभग नामुमकिन सा लगता है। और किताब का पहला सिद्धांत इसी पर है ना, लक्ष्य तय करना या सेट द टेबल। हाँ, ट्रेसी एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम देते हैं। कागज पर सोचें। कागज पर सोचें। इसका मतलब है अपने लक्ष्यों को सिर्फ दिमाग में ना रखें, उन्हें लिखें। स्रोतों के अनुसार सिर्फ 3% वयस्क अपने लक्ष्य लिख कर रखते हैं। सिर्फ 3%? और यही वो लोग हैं जो बाकी 97% लोगों से 5 से 10 गुना ज्यादा हासिल करते हैं। बस लिखने भर से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ सकता है? ये सुनने में बहुत आसान लगता है, शायद इसीलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते होंगे। ये मनोविज्ञान से जुड़ा है। जब आप किसी लक्ष्य को लिखते हैं तो आप उसे एक अमूर्त विचार से एक मूर्त चीज बना देते हैं। अच्छा। यह आपके अवचेतन मन को एक स्पष्ट निर्देश देता है कि उसे किस दिशा में काम करना है। बिना लिखा हुआ लक्ष्य तो बस एक इच्छा है, एक सपना जिसमें कोई असली ऊर्जा नहीं होती। लिखने का काम उसे एक ठोस आकार दे देता है। इसीलिए किताब में लक्ष्य तय करने का एक 7 चरणीय फॉर्मूला भी दिया गया है। पहला, तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरा, उसे लिखें। तीसरा, एक समय सीमा तय करें। और चौथा, उसे हासिल करने के लिए जरूरी सभी कामों की एक लिस्ट बनाएं। और यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। 5वां कदम है उस लिस्ट को एक योजना में बदलना। मतलब प्राथमिकता और क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, क्या पहले क्या बाद में। छठा, उस योजना पर तुरंत कार्रवाई करें। एक साधारण योजना जिस पर आज काम शुरू हो उस बेहतरीन योजना से कहीं बेहतर है जिस पर कभी काम ही ना हो। और 7वां और शायद सबसे जरूरी कदम, हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपने मुख्य लक्ष्य के करीब ले जाए, रोज, बिना एक भी दिन चूके। सही। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर मुझे लगता है कि लोग अक्सर चौथे और 5वें कदम पर आकर अटक जाते हैं। मतलब लिस्ट तो बना ली, पर उसे प्राथमिकता कैसे दें? जब सब कुछ जरूरी लगे तो क्या करें? ये एक बहुत ही आम समस्या है और हम इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन पहले योजना बनाने की आदत को पक्का करना जरूरी है। यहीं पर 10-90 का नियम आता है। 10-90 का नियम? हाँ, ये कहता है कि काम शुरू करने से पहले योजना बनाने में लगाया गया 10% समय काम पूरा करने में लगने वाले 90% तक के समय को बचा सकता है। 10% समय लगाकर 90% समय बचाना, ये तो सुनने में लगभग अविश्वसनीय लगता है। क्या ये वाकई हर काम पर लागू होता है? देखिए, छोटे कामों के लिए शायद आप पूरी 7 चरणीय प्रक्रिया ना अपनाएं, लेकिन रात को सोने से पहले अगले दिन के कामों की एक छोटी सी लिस्ट बनाने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 5-10 मिनट। हाँ, सही बात है। ये छोटा सा निवेश आपको अगले दिन एक स्पष्ट दिशा देता है। आप सुबह उठकर ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करते कि अब क्या करो। आपका अवचेतन मन भी रात भर उन कामों पर काम करता है और अक्सर आप सुबह बेहतर विचारों के साथ उठते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कामों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ये अपने आप में डरावनी लग सकती है। यहाँ से हम अपने असली मेंढक को कैसे पहचानें? जब लिस्ट में 20 काम हों और सब जरूरी लग रहे हों, तब क्या करें? यहीं पर दूसरा बड़ा सिद्धांत काम आता है।
80-20 का नियम, जिसे पैरेटो सिद्धांत भी कहते हैं। हाँ, पैरेटो सिद्धांत। ये कहता है कि आपके 80% परिणाम आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं। अच्छा। लोग इन्हीं 3-4 कामों को पहचान कर उन पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। और ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं ना, वो उन 17 छोटे मोटे आसान कामों को पहले निपटाने में अपना पूरा दिन लगा देते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें काम खत्म करने का एक झूठा एहसास मिलता है। बिल्कुल। स्रोत में एक यूट्यूबर का उदाहरण था। उसके लिए 80% ग्रोथ शायद बेहतर स्क्रिप्ट, थंबनेल और टॉपिक चुनने से आती है, ना कि चैनल का बैनर बदलने या इंट्रो म्यूजिक एडजस्ट करने से। सही, लेकिन दूसरा वाला काम आसान है, इसलिए मन उसी तरफ भागता है। तो इसी मुश्किल से निपटने के लिए किताब ABCD विधि का जिक्र करती है। हाँ, ये प्राथमिकता तय करने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। अपने लिस्ट के हर काम के आगे A, B, C, D या E लिखें। ठीक है, इसे समझते हैं। A वे काम हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिन्हें न करने पर गंभीर परिणाम होंगे। ये आपके असली मेंढक हैं। B काम है जिन्हें करना चाहिए पर परिणाम उतने गंभीर नहीं हैं। किताब में इन्हें टैडपोल कहा गया है। C ऐसे काम है जिन्हें करना अच्छा है पर ना करने पर कोई नकारात्मक परिणाम नहीं, जैसे किसी दोस्त को लंच के लिए कॉल करना। और D का मतलब है डेलीगेट, यानी ऐसे काम जो किसी और को सौंपे जा सकते हैं, ताकि आप अपने A कामों के लिए समय निकाल सकें। बिल्कुल। और E का मतलब है एलिमिनेट, यानी ऐसे काम जिन्हें आप करना बंद कर सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद कोई ऐसी मीटिंग जिसमें आपकी जरूरत नहीं है, या कोई ऐसी रिपोर्ट जिसे कोई पढ़ता ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास 5 A काम है तो मैं फिर से वहीं पहुंच गया। मतलब ये तय नहीं कर पा रहा कि कहां से शुरू करूं। बहुत अच्छा पॉइंट। यहीं पर ABCD विधि का अगला स्तर आता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा A काम है तो आप उन्हें प्रायोरिटी देते हैं, A1, A2, A3। अच्छा। और आपका A1 आपका सबसे बड़ा, सबसे बदसूरत मेंढक है। और नियम बहुत साफ है, जब तक आपका A1 काम पूरा ना हो जाए तब तक A2 शुरू ना करें। और किताब का सबसे कठोर नियम शायद यही है, जब तक कोई A काम बाकी हो तब तक कोई B काम शुरू ना करें। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि वो B और C काम बहुत लुभावने होते हैं। हाँ, जैसे ईमेल चेक करना, किसी छोटे से सवाल का जवाब देना, ये आसान जीत की तरह लगते हैं। एग्जैक्टली। और यही अनुशासन का असली इम्तिहान है। इसी सोच को मजबूत करने के लिए एक और तरीका है, परिणामों पर विचार करना। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से पूछें, इस काम को करने या न करने के मेरे जीवन पर दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे। भविष्य के बारे में ये सोच हमें वर्तमान में सही निर्णय लेने में मदद करती है। आपका A1 काम हमेशा वो होता है जिसके पूरा होने से आपके भविष्य पर सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये सोच तो रचनात्मक टाल-मटोल के विचार से भी जुड़ती है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हम हमेशा टाल-मटोल को एक बुरी आदत मानते हैं, पर किताब कहती है कि ये एक जरूरी स्किल भी है। हाँ, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको चुनना होगा कि क्या टालना है। सफल लोग जानबूझकर कम महत्व वाले कामों C, D और E कामों को टालते हैं। वो छोटी छोटी चीजों को ना कहते हैं ताकि वे बड़ी चीजों को हाँ कह सकें। बिल्कुल, जैसा कि वॉरेन बफे ने कथित तौर पर कहा था, सफल लोगों और बहुत सफल लोगों के बीच का अंतर यह है कि बहुत सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। ठीक है, तो हमने योजना बना ली, सबसे जरूरी काम यानी अपना A1 मेंढक भी पहचान लिया, लेकिन मेरे सामने अभी भी ये 300 पेज की रिपोर्ट लिखने का पहाड़ खड़ा है। सच कहूं तो शुरू करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं ना। बिल्कुल, और ये टाल-मटोल का सबसे बड़ा कारण है, काम का आकार। यहीं पर किताब स्लाइस एंड डाइस या स्विस चीज तकनीक सुझाती है। स्लाइस एंड डाइस मतलब किसी बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांटना। 300 पेज की रिपोर्ट लिखने का लक्ष्य डरावना है, लेकिन आज सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना है या अगले 25 मिनट सिर्फ रिसर्च करनी है, ये डूएबल लगता है। किताब में लेखक के सहारा रेगिस्तान पार करने का किस्सा भी इसी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। 500 मील के उस रेगिस्तान में कोई सड़क नहीं थी। रास्ता दिखाने के लिए हर 5 किलोमीटर पर तेल के बैरल रखे हुए थे। उन्हें बस अगले बैरल तक पहुंचना होता था। वाह, तो ये बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने के बारे में नहीं है, ये बस अगला कदम उठाने के बारे में है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और इसके पीछे एक मजबूत न्यूरोसाइंस है। जब हम एक छोटा काम भी पूरा करते हैं तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो एक तरह का नेचुरल पेन किलर है। अच्छा। हाँ, और हमें खुशी
और ऊर्जा का एहसास देता है। इसे काम पूरा करने की तलब कहते हैं। ये एक सकारात्मक लूप बन जाता है। टालमटोल अक्सर डर और आत्मविश्वास की कमी से पैदा होती है, लेकिन जब आप छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो आप खुद को सबूत दे रहे होते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ काम खत्म करने की बात नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को बदलने जैसा है। मतलब हर छोटे काम को पूरा करके हम खुद को एक जीत का एहसास दे रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिस्टम है। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और धीरे धीरे आप बड़े मेंढकों से भी नहीं डरते। इसके साथ ही अपनी मानसिकता पर काम करना भी जरूरी है। अपने अंदर की आवाज को नियंत्रित करें। ये काम बहुत बड़ा है कहने के बजाय कहें, मैं अभी ये एक कदम पूरा कर सकता हूँ। एक और बहुत जरूरी बात थी अपनी मुख्य बाधाओं को पहचानना। अक्सर हमारे लक्ष्य और हमारे बीच कोई एक मुख्य बाधा या लिमिटिंग फैक्टर होता है। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि 80% बाधाएं आंतरिक होती हैं हमारे अंदर, जैसे किसी स्किल की कमी, आत्मविश्वास की कमी या कोई डर। और 20% बाहरी? हाँ, जैसे कोई व्यक्ति या संसाधन की कमी। आपको रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या चीज मुझे रोक रही है? उस मुख्य बाधा को पहचानकर उसे दूर करने पर काम करना उस पल का आपका सबसे बड़ा मेंढक हो सकता है। ठीक है, मैं प्रेरित हूँ। मैंने अपने काम को छोटे हिस्सों में बांट लिया है, लेकिन मेरा फोन बज रहा है, ईमेल के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं। मेरा माहौल ही ध्यान भटकाने के लिए बना है। इससे कैसे लड़े? ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए हमें अपने काम करने का एक सिस्टम बनाना होगा। पहला कदम है शुरू करने से पहले पूरी तैयारी करना। तैयारी? हाँ, अपना कार्यक्षेत्र साफ रखें और काम के लिए जरूरी हर चीज, हर जानकारी, हर टूल पहले से तैयार रखें। इससे काम शुरू होने का जो मानसिक घर्षण है, फ्रिक्शन, वो कम हो जाता है। एक स्वामी भी हो सकती है और एक अद्भुत सेवक भी। मुझे ये बात बहुत सही लगी, क्योंकि ये उसी के लिए डिजाइन की गई है। लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग को डोपामाइन का आदी बना देते हैं। हमें बार बार कुछ नया देखने की तलब लगती है और मल्टीटास्किंग, जिसे हम एक स्किल समझते थे, वो एक बहुत बड़ा भ्रम है। अच्छा, तो मल्टीटास्किंग असल में टास्क स्विचिंग है और हर स्विच पर हमारा दिमाग रीबूट होने में समय लेता है। मैंने तो आज तक मल्टीटास्किंग को एक जरूरी स्किल समझा था। स्रोत के अनुसार हर बार ध्यान बदलने पर वापस उसी काम पर पूरी तरह फोकस करने में 17 मिनट तक लग सकते हैं। 17 मिनट? ये जानकारी तो काम करने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। सही कहा, लेकिन टेक्नोलॉजी एक अद्भुत सेवक भी बन सकती है अगर हम उसे नियंत्रित करें। अपने फोन पर सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद करें। योजना बनाने के लिए ऐप्स का इस्तेमाल करें। केवल आपात स्थिति के लिए एक अलग कम्युनिकेशन चैनल बनाएं। इन सब को एक साथ लाने का तरीका है समय के बड़े हिस्से बनाना। बिल्कुल। अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों यानी अपने मेंढक के लिए दिन में 60 या 90 मिनट के ब्लॉक शेड्यूल करें। इन ब्लॉक्स को अपने कैलेंडर में एक जरूरी अपॉइंटमेंट की तरह दर्ज करें, जिसे टाला नहीं जा सकता। और उस दौरान कोई रुकावट नहीं, कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। यहीं पर आप उस फ्लो की स्थिति में पहुंचते हैं जहां आपकी उत्पादकता और रचनात्मकता चरम पर होती है। लगभग सभी सफल लोग इसी तरह काम करते हैं। वो अपने सबसे जरूरी काम के लिए बिना किसी बाधा के समय का एक किला बना लेते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है, सफलता ज्यादा घंटे काम करने या ज्यादा काम करने में नहीं है। ये तो लगातार उन कामों को करने में है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अपने मेंढक को पहचानें, उसे सुबह सबसे पहले करना शुरू करें और जब तक वो पूरा न हो जाए तब तक रुके नहीं। हर दिन ऐसा करने से न केवल आपकी उत्पादकता रॉकेट की तरह बढ़ेगी, बल्कि आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सही बात है। जब आप दिन की शुरुआत अपने सबसे मुश्किल काम को पूरा करके करते हैं, तो आप बाकी पूरे दिन एक विजेता की तरह महसूस करते हैं। बिल्कुल। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल जो इस किताब की आत्मा को दर्शाता है। आपके वर्तमान जीवन या कार्य क्षेत्र में वो सबसे बड़ा मेंढक कौन सा काम है जिसे आप लगातार टाल रहे हैं? और अगर आप कल सुबह सबसे पहले उसे करने का दृढ़ निश्चय कर लें, तो उस एक काम के पूरा होने से आपके जीवन में कौन सा सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है? तो दोस्तों, अगर ये बातें आपको थोड़ी भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो हमारे चैनल गीक शाइन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर सप्ताह
आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की यूजफुल समरी, प्रैक्टिकल टिप्स और आपकी प्रोडक्टिविटी व ग्रोथ से जुड़े कंटेंट लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।